नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। ले आइए हेमंत जी को स्क्रीन पर। स्वागत है हेमंत भाई। एक गाना था पुराने दौर का, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। ये गाना आज मुझे मोदी जी को देख के याद आ गया। पिछले करीब एक पखवाड़े से जब से पुतिन आए बवाल थमा के चले गए भारतीय मीडिया को। ये तो सियार है। सियारों में एक प्रवृत्ति होती है, एक सियार बोलता है हुआ, तो जितने सियार इलाके में होते हैं सब करने लगते हैं हुआ 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 हुआ। ये सियारों की एक आदत होती है। तो हमारे यहाँ पत्रकारों को हम क्या क्या नाम दें, ये पत्रकार बन गए सब सियार। पुतिन आए और वहां पर एक आ गई फोटो कि मोदी जी पुतिन को कार में बिठा के लाए। उस दिन से भारत के सियारों को हुआ हुआ करने के लिए एक बड़ा नया टॉपिक मिला कि कार में कोई बैठा ले, बस तुरंत कहो डंका बजा डंका बजा डंका बजा। कार में बिठाओ डंका बजा। ए भैया, कार में लड़िया की जगह पे, लड़िया बैलगाड़ी को हमारे यहाँ बोलते हैं लड़िया, तो लड़िया में बिठाने की जगह अगर किसी कार में बिठा लिया जाए तब तो मान लो ताली बजाने की बात है। अरे कार में जिसको बैठाया जाना है उसको बैठा लिया, तो इसमें खबर क्या है। खैर, मोदी जी आजकल कार में ही डंका बजा रहे हैं। पहले था कि ग्राउंड में जाते थे, रैली करते थे, वहां डंका बजता था, व्हाइट हाउस में डंका बजा के आते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में डंका बजाते थे, विदेशों में। इंडिया में तो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए नहीं। वो ऐसे ऐसे हाथ करके डंका बजाते थे ना, ऐसे 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 ऐसे। तो वो डंका पहले अलग अलग जगहों पर बजाते थे, अब उन्होंने स्थान परिवर्तन किया है। अब मोदी जी सिर्फ और सिर्फ कार में डंका बजाते हैं। तो मोदी जी आज भी कार में डंका बजा रहे हैं, आज भी। सुबह से आप जब टीवी खोलेंगे, जितने बार मैंने जो है क्लिप्स देखा, टीवी तो वैसे खोलने से परहेज करता हूं, लेकिन मजबूरी में आप लोग तक आना होता है तो कभी कभी क्लिप्स देख लेता हूं। तो सुबह से मोदी जी कार में डंका बजा रहे हैं कि मोदी जी को फलाने ने कार में बिठा लिया अपने, फलाने ने कार में बिठा लिया अपने। जब ये डंका बज रहा था तो राहुल गांधी बीएमडब्ल्यू में फर्राटा मार रहे थे। ये खबर किसी ने नहीं दिखाई आपको, किसी ने नहीं दिखाई। राहुल ने भी कोई चमत्कार नहीं किया है। ये हम तुलनात्मक रूप से कह रहे हैं, कार में बैठ जाना, कार चलाना या ड्राइविंग सीट के बगल में बैठ जाना, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है या कोई इतना बड़ा काम कर दिया कि इससे देश के विकास को गति मिल गई, पंख लग गए। कुछ भी नहीं है। हाँ, राहुल ने जो किया वो नरेंद्र मोदी के मुकाबले भारत के लिए ज्यादा, बहुत ज्यादा चर्चा का विषय होना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी कहाँ गए, बीएमडब्ल्यू की यूनिट में गए। जो बीएमडब्ल्यू का प्लांट है जर्मनी में, उस प्लांट में गए। क्या होता है, कोई भी जो देश का नेता है, अगर उसको तकनीकी समझ हो, प्लांट्स कहाँ पर कैसे मैन्युफैक्चरिंग होती है, उनकी क्या जरूरतें होती हैं, उनका प्रोडक्शन घट रहा है या बढ़ रहा है दुनिया में। जब आप इन बड़े बड़ी कंपनियों में जाते हो तो दुनिया के बाजार को समझते हो, दुनिया के व्यापार को समझते हो, दुनिया में बाजार और व्यापार के उतार चढ़ाव को समझते हो। बहुत सिंपल मैं बात कर रहा हूँ, ये सब समझते हो। राहुल वहां गए और मोदी जी अपने ही उतार चढ़ाव में व्यस्त हैं। 60 सेकंड का जर्मनी से वीडियो आया और यहाँ जो अंधभक्त हैं वो सब रुदाली बन गए। रुदाली आप लोग जानते होंगे, पहले के समय में जहां पर मतलब थोड़ा बड़े बड़े लोग हुआ करते थे, जिनको रोने के लिए भी फुर्सत नहीं होती थी, तो उनके यहाँ कोई मातम अगर होता था तो वहां पर किराए पर रोने वाले बुलाए जाते थे। किराए पर पैसा दे करके बुलाया जाता था उनको मातम में, और वो आके छाती पीट पीट के रोते थे। तो वही जो छाती पीट पीट कर रोने वाले किराए पर आते हैं, तो यहाँ भी किराए का ही सिस्टम है, 1.5 रुपए। यहाँ किराया कम है, 1.5 रुपए मात्र मिलते हैं। तो ये 1.5 रुपए वाले सब रुदाली की भूमिका में हो गए, छाती पीट पीट के रोने लगे। अब ये रही पटकथा इस फिल्म की जो अभी हम रिलीज करने जा रहे हैं। अब मैं आता हूं, आपको दिखाता हूं। जरा लाइए, पहली फोटो लाइए। पहले शुरुआत इससे करें ताकि 1.5 रुपए वालों की प्रसन्नता बढ़े। मोदी जी कार में बैठे हैं, यही डंका बज रहा है सुबह से। आप उठाइए रिमोट, चेक कर लीजिए, डंका बज रहा है, कार में बिठाया।
अब आगे बढ़िए, अब हटा दीजिए, इनकी भूमिका खत्म, इतने थी भूमिका, गेस्ट अपीयरेंस था, बड़े आदमी है। भारत में मैन्युफैक्चरिंग घट रही है। राहुल गांधी ने जर्मनी में बीएमडब्ल्यू प्लांट का दौरा किया, देखें वीडियो। आगे बढ़िए, हेडलाइंस खाली फटाफट दिखा दीजिए, फिर आते हैं। जर्मनी में बीएमडब्ल्यू की फैक्ट्री पहुंचे राहुल गांधी, बोले भारत के मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में गिरावट चिंता का विषय। अब बहुत लोग कहेंगे गिरावट नहीं है, अभी आएंगे उस पर भी, मैन्युफैक्चरिंग बहुत तेजी से गिर रहा है। राहुल गांधी ने जर्मनी में दिखाया भारत का दम, इस कंपनी ने गाड़े विदेश में झंडे। चलो आगे बढ़ो भैया। आवर मैन्युफैक्चरिंग इज डिक्लाइनिंग। राहुल गांधी विजिट्स बीएमडब्ल्यू फैक्ट्री इन म्यूनिक, टेक्स गाइडेड टूर, वॉच। चलिए नेक्स्ट आइए, फटाफट आइए भाई। ये इंडियन ओवरसीज कांग्रेस ने जिसने वीडियो डाला, उसने लिखा है उसके बारे में ब्यौरा, वो मैं आपको बता दूं, जो अंग्रेजी में उसका हिंदी अनुवाद। जर्मनी के म्यूनिख में बीएमडब्ल्यू वेल्ट और बीएमडब्ल्यू प्लांट के निर्देशित दौरे के साथ बीएमडब्ल्यू की दुनिया का अनुभव करने का मौका मिला। ये राहुल गांधी का लिखा हुआ है स्टेटमेंट, वो खाली पोस्ट किया है। अनुभव मिला, विश्व स्तरीय विनिर्माण को करीब से देखने का एक अविश्वसनीय अवसर। अब इसी समझिए, विश्व स्तरीय विनिर्माण मतलब वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग को देखने का मौका मिला करीब से। टीवीएस की 450 सीसी मोटरसाइकिल को देखना एक यादगार अनुभव था, जिसे बीएमडब्ल्यू के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है। भारतीय इंजीनियरिंग को इस तरह प्रदर्शित होते देखना गर्व का क्षण। विनिर्माण मजबूत अर्थव्यवस्थाओं की रीढ़ है। ये लाइन गौर कीजिएगा, आगे चर्चा में इसलिए ही मैं पढ़ के बता रहा हूं। मैन्युफैक्चरिंग इज द बैकबोन ऑफ द स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज। और हमारी इकोनॉमी जिसका रोज डंका बजता है, उसमें यही सेक्टर सबसे कमजोर है। सबसे छोटा पार्टिसिपेशन अगर किसी का है तो मैन्युफैक्चरिंग का है। दुर्भाग्य से भारत में विनिर्माण में गिरावट आ रही है, यानी मैन्युफैक्चरिंग में गिरावट आ रही है। विकास को गति देने के लिए हमें अधिक उत्पादन की आवश्यकता है। सार्थक विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना और बड़े पैमाने पर उच्च गुणवत्ता वाली नौकरियां सृजित करना, ये जो है हमारे लिए अब जरूरी है। मतलब सार्थक विनिर्माण यानी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो मीनिंगफुल हो और उसमें रोजगार सृजन हो। रोजगार भी ऐसा रोजगार नहीं, एक सार्थक, एक मजबूत रोजगार सृजन हो, नौकरियां गुणवत्ता वाली हो, क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट हो, क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट। अब वीडियो दिखा दीजिए, मात्र 1 मिनट का वीडियो है, जल्दी लाइए। ये वीडियो देखिए, इसमें हमने म्यूट इसलिए किया है, इसमें शुरू में राहुल गांधी बता रहे हैं ये वो टीवीएस मोटरसाइकिल है जिसकी चर्चा उन्होंने किया। मैं कमेंट्री करके बता देता हूं, क्योंकि कांग्रेस भी महान है। ये म्यूजिक लगा देते हैं, वो म्यूजिक हम लोग इस्तेमाल न कर पाए। भाजपा सब कुछ फैलाती है ऐसा कि देश भर के यूट्यूबर इस्तेमाल करें। ये अपनी न्यूज भी ऐसा करते हैं कि कोई इस्तेमाल ना कर पावे, ये इनकी महानता अलग है। तो इसमें म्यूजिक लगा था, म्यूजिक पे तुरंत कॉपीराइट आता है, इसलिए हमने म्यूट में चलाया है। ये जो परिवार आपको दिख रहा है, महिला बात कर रही है, बच्ची है, ये वहां पर ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में घूम रहे थे। जब ये देखिए कार में बैठे, तो वहां पर वो महिला, उसके पति ने, महिला के पति ने दूर से देखा और कहा राहुल गांधी, तो वहीं पर चलिए। राहुल जैसे कि है बिल्कुल सुलभ तरीके से, बिल्कुल सरल भाव से मुलाकात कर लेते हैं। तो महिला ने बताया कि मैं भारतीय मूल की ही हूँ और अब दुबई में सेटल्ड हूँ, दुबई में रहती हूँ। और इन्होंने देखा आपको तो तुरंत उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ये तो लग रहे हैं, तो हम आ गए आपके पास। ये बाइक देखा उन्होंने, पूरे मतलब पूरे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का विजिट किया, कार में बैठे और ड्राइविंग एक्सपीरियंस लिया उसका। ये देखिए, ये कार में वो खुद ही जो है ड्राइविंग कर रहे हैं। ये विजुअल्स है, विजुअल अब साइड में आप चलाते रहिएगा, कंट्रोल रूम से मैं कह रहा हूँ साइड में चलाते रहिएगा। अब हम चल रहे हैं हेमंत जी के पास। हेमंत भाई, मोदी जी कार में, राहुल गांधी कार में, इस देश में मतलब देश में हर आदमी बेकार है और पूरे पूरे देश की राजनीति कार में चल रही है। क्या समझा जाए इसके मायने? कार में डंका बज रहा है, मोदी जी वाले डंके की आवाज तेज है या राहुल गांधी वाले? आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी।
देखिए सितंबर में अगर आपको ध्यान हो, मोदी जी एससीओ मीटिंग के लिए गए थे चाइना। वहां से उनको ये नोबल आइडिया है कि कार में डंका बजाना है। तो आपको ध्यान होगा वहां भी पुतिन अपनी गाड़ी में लेकर के उनको गए थे, और तब पूरे मीडिया ने पिछले, जब जब वहां पे थे और तो कुछ मिला नहीं एससीओ मीटिंग के अंदर इनको, तो इसी बात पे कि मोदी ने और पुतिन ने बहुत सारे ज्ञान का आदान प्रदान किया, ये किया वो किया, और पूरी विश्व व्यवस्था पर पूरा चकल्लस कर डाला और सारी चीजें हो गई। उसके 2 महीने बाद पुतिन से पूछा, क्योंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहा कि आपने आपने मोदी जी को अपनी गाड़ी में बिठाया था और क्या बातचीत हुई। तो उन्होंने कहा कि उनको रशियन नहीं आती और मुझे हिंदी नहीं आती। तो हेलो हाय हुई, प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज की और बैठ के चले गए। मैं गली में खड़ा था, मोदी जी आ रहे थे, मैंने उनको ऑफर कर दिया। और ये भाई अपने 1 हफ्ते तक डंका बजाते रहे आप वाले पोमेरियन, कि पूरी दुनिया की विश्व व्यवस्था को मत डाला मोदी और पुतिन ने और फलाना। उस भाई ने साफ बता दिया कि मुझे हिंदी नहीं आती और उनको रशियन नहीं आती, तो बात बराबर की है, कोई खास बात नहीं थी। ये जो कार का शौक था ये वहां से शुरू हुआ था। उसको फिर रेसिप्रोकेट किया, जब वो पुतिन इंडिया में आए तो उसको अपनी गाड़ी में बिठा करके फिर वहां डंका बजा। अब जॉर्डन में डंका बजा, गाड़ी में बिठा लिया। समझिए प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि मंत्रालय ये नहीं बताता कि हम क्या करने आए हैं, ये हमारा एजेंडा है, कितना अचीव हो गया, कितनी चीजें पाइपलाइन में है और इसका रोड मैप क्या है। विदेश मंत्रालय की रिपोर्टिंग ऐसे हुआ करती कि प्रधानमंत्री जा रहे हैं इन देशों की यात्रा पर, इनके साथ ये हमारा बायलेटरल है, इस पर बात होगी और ये सारी चीजें हमारी पाइपलाइन में है, इस पे ये प्रगति। तो वो दौर तो 2014 में खत्म हो गया था डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ। अब तो कभी कोई सड़क पे स्वागत कर रहा है तो वो डंका है, एम्बेसी के अंदर हाथ हिला रहे, एयरपोर्ट के अंदर हाथ हिला रहे, एयरपोर्ट पे कोई झुक के सलाम कर रहा है, वो सब डंका है। और ताजा शौक ये सितंबर से अब चौथा महीना चल पड़ा, ये पता नहीं कब तक रहेगा, कि किसी की गाड़ी में बैठे तो उसका डंका बजा दिया, बात ही खत्म होगी। तो एक चीज वो है। दूसरा है ये राहुल गांधी वाला जो भी विजिट है, ये कोई ऑप्टिक्स नहीं है, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स है। आपको पता होना चाहिए कि जो बीएमडब्ल्यू का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो ऑलरेडी इंडिया में भी हो रहा है। आपको ध्यान होगा इंडिया के अंदर बीएमडब्ल्यू ऑलरेडी अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। और 29 मार्च 2007 को अगर आपको ध्यान हो तो उन्होंने भारत के चेन्नई के अंदर अपना चेंगलपट्टू में वहां पर अपना बीएमडब्ल्यू का बाकायदा प्लांट है। और उस संयंत्र के अंदर ये जो है 2 सीरीज ग्रैंड कूपे, 3 सीरीज, 5 सीरीज, 7 सीरीज और एक्स सीरीज के एसयूवीज यहां पर असेंबली भी करते हैं और बनाते भी, तमाम तरह के इंजन बनते हैं। तो उसी की एक्सटेंशन ये म्यूनिक के अंदर, कि भाई वहां गए राहुल गांधी और वहां इनके ज्वाइंट वेंचर में टीवीएस 450 सीसी की बाइक बना रहा है। तो राहुल गांधी ने वहां कहा भी, चूंकि म्यूजिक का रिस्ट्रेन है तो हम उसको दिखा नहीं सकते, उनका कि यहाँ पर इंडियन फ्लैग को इतना हाई उड़ते हुए देख के बड़ी खुशी हुई कि हमारे टीवीएस 450 सीसी उनके साथ बाइक्स बना रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन साथ ही जो असली बात थी, उन्होंने वो बात कहना वो नहीं बोले कि बेसिकली जो हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग है, आज दुनिया की अगर कोई बैकबोन है तो वो है मैन्युफैक्चरिंग, मजबूत मैन्युफैक्चरिंग। अर्थव्यवस्था की वो रीढ़ है, वो कहीं की भी बात है। लेकिन इस बात का तो दुख सबको है, उनको भी है, हमको भी है, जो लोग समझते हैं उसको है, कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग लगातार कम हो रही है और ग्रोथ को तेज करने के लिए ज्यादा प्रोडक्शन करने की जरूरत है। मीनिंगफुल जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उस इकोसिस्टम को बनाने और बड़े पैमाने पर हाई क्वालिटी नौकरियां पैदा करने की जरूरत है। ये उन्होंने अपनी बातचीत में वहां पे कहा, जो कि फैक्ट भी है। जो चेंगलपट्टू की जो मैंने बात की चेन्नई के अंदर, वहां पे उन्होंने हजारों नौकरियां दी हैं बीएमडब्ल्यू ने, हाईली स्किल्ड जॉब्स दी हैं, क्योंकि पता है आपको ब्रांड लीडर है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो राहुल गांधी बेसिकली ऑप्टिक्स क्रिएट करने नहीं गए, वहां पर गाइडेड टूर किया। उन्होंने बाकायदा लिखा इसको कि आई एम हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दैट गाइडेड टूर। मोदी जी होते तो डंका बजता कि बीएमडब्ल्यू वाले लेने आ गए, वो जब बोला आपको चलना पड़ेगा, फलाना है, मार्गदर्शन करो बीएमडब्ल्यू को कैसे आगे बढ़ाया जाए। ऐसा कुछ भी नहीं, वो सिंपली वहां गए, उन्होंने चीजों को समझा और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने पे जोर दिया। ये एक सीरियस विजिट की बात होती है कि चीजों को पहले समझो फिर उस पर कमेंट करो। तो मोदी जी तो अपना जाते हैं, डंका बजा के आ जाते हैं, ना ये बताते क्या करने गए थे, ना ये बताते क्या करके आए। तो इन दोनों के अंदर बेसिक फर्क यही है। और विदेशों में आना जाना और सारी चीजें, जो आपने डंके की बात की उसको अभी रखिए, आज शाम को से राहुल के ऑफिशियल एंगेजमेंट शुरू होने वाले हैं, जिसके अंदर पहले वो जो हमारी ओवरसीज कांग्रेस जो है उसके तमाम कार्यक्रम हैं, उसके बाद इंडियन डायस्पोरा के साथ आज डिनर भी है, और कल फिर जैसा मैंने बताया था आपको, वो पूरे का पूरा प्रोग्रेसिव अलायंस जो है 117 पार्टियों का, वो कार्यक्रम भी शुरू होने वाला है, जिसके अंदर एफईएस ने, जो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी है अपने जर्मनी की,
वो होस्ट कर रही है और उसके प्रेसिडियम में राहुल गांधी है। उसमें पूरे वर्ल्ड ऑर्डर से लेकर के दुनिया के सामने जो भी चुनौतियां हैं उन सब पर बातचीत का सिलसिला। तो ये अपने आप में एक फुल टाइम प्रोडक्टिव एंगेजमेंट है। इसमें कहीं कोई ऑप्टिक्स और थिएट्रिक्स नहीं है। इट्स अ सीरियस बिजनेस, बायलेटरल, मल्टीलेटरल। और ये उसी तरीके से अपने लीडर्स का होना चाहिए, ना कि फोटो खिंचवाओ, स्वागत कराओ, बुक्के लो, कोई रोने लग जाए आपको देख करके, भावुक हो जाए। वो सब पुरानी ऑप्टिक्स हो गई है। डिप्लोमेसी मीन्स सीरियस बिजनेस, बातचीत, बायलेटरल, ट्राइलेटरल, मल्टीलेटरल। क्या करने गए थे वो देश को पता लगे, क्या करके आए वो देश को पता लगे। अब कुछ नहीं पता लगता, अब केवल यही पता लगता है कि डंका बजा था, आप देखते रहिए। वो मेरी गाड़ी में बैठ गया, मैं उसकी गाड़ी में बैठ गया, उसने प्रोटोकॉल तोड़ दिया, मैंने प्रोटोकॉल ये कर दिया। इसके अलावा डिप्लोमेटिक रिपोर्टिंग का कोई मतलब नहीं बचा। और उसी का परिणाम आप देखिए, जो आज डंका बजा, ऑपरेशन सिंदूर से लेकर के उससे पहले और उसके बाद, उस सब का ये परिणाम है कि डिप्लोमेसी को आपने ऑप्टिक्स तक सीमित कर दिया कि किसी का डंका बज रहा है, बात खत्म होगी। अब जरा बात जब आई है डंके पर, तो काम की बात कर लिया जाए, मैन्युफैक्चरिंग की बात। राहुल ने कहा था, मैंने कहा था आगे मैं बताऊंगा जरूर, क्योंकि उसके आंकड़े कुछ हैं और गंभीर सोचने वाली चिंतन का विषय है। मैन्युफैक्चरिंग घट रही है। मैन्युफैक्चरिंग घटने का मतलब, उसको मैं आंकड़ों में समझाऊं। नवंबर 2025, दिसंबर है, नवंबर 2025 में जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, ये मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ को इंडिकेट करता है। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ का इंडिकेटर है मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई। पीएमआई होता है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। ये 50 से 60 के बीच में होता है, तो ये माना जाता है कि चलो हाँ, मतलब अभी खतरा नहीं है। 50 से नीचे जैसे आता है तो आप मान लीजिए कि अब फिर आप निगेटिव में जा रहे हैं, खतरा पैदा हो गया आपके मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर के लिए। जो नवंबर 25 में है, ये पीएमआई घट करके 56.6 पर आया है। ये पीएमआई, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, ये भारत का ऊपर था, 60 के ऊपर था। 60 के ऊपर से ये घटते घटते 56.6 पर आ गया है। अब ये 50 से मामूली ऊपर है, मामूली ऊपर। बस इसी मामूली ऊपर के नाम पर अभी भी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि चलो अभी हम खतरे के निशान, जैसे कहते हैं ना कि शेयर मार्केट में कि अब लाल निशान आ गया, खतरे का निशान। तो जैसे ही ये मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 50 के नीचे जाता है तो ये रेड इंडिकेटर हो जाता है। ये 55-56 पे ये येलो होता है, ग्रीन नहीं है। हम अभी येलो जोन में है। येलो जोन से अच्छा, हमारा जो ग्राफ है वो रेड की तरफ जा रहा है। मतलब हम अगर ये 56 पे हम 54 से और 52 से गए होते तो भी हम खुशी मना सकते थे कि हम 52 पे थे, 56 पे चले गए। ये हम 56 पे घट के आए हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ है हमारी। इस पर कोई नहीं, ये सब बड़ा टेक्निकल और गंभीर मामला, इस पर मोदी जी से कोई बातचीत नहीं करता ना। मोदी जी से पूछ लो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई क्या है, पूछ लो क्या है। तो बढ़ेगा कैसे, जब उनको पता हो तब तो बढ़ेगा। अब इस पे जो है क्या क्या इफेक्ट है, इंपैक्ट, मैं बिल्कुल आपको ऑथेंटिक बता रहा हूं, चेक कर लीजिएगा। जब ये मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई घटता है, यानी मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ आपकी कम हो रही है, तो छटनी शुरू हो जाती है। नई नौकरियां तो क्रिएट ही नहीं होती, नई जॉब नहीं क्रिएट होती है, पुराने में छटनी शुरू होती है। अब आपको एक डेटा और देते हैं, मैन्युफैक्चरिंग की बात जब आ गई, पूरी दुनिया में जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग है उसमें भारत की हिस्सेदारी कितनी है आपको पता है? 2.87%। 2.87%। दुनिया में सबसे बड़ी आबादी वाला देश। आप कागज पर लिखिए, 3-4 कॉलम बनाइए, नहीं तो और अभी आसान भाषा में हेमंत जी से अभी चलते हैं चर्चा में। कॉलम बनाइए, दुनिया में सबसे बड़ी आबादी वाला देश, दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट, और उसके यहाँ प्रोडक्शन क्या है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग क्या है? मैन्युफैक्चरिंग में 2.87%, मतलब 2.8%। और चीन, जिसको मोदी जी ऐसे लाल आंख दिखाते हैं तो पतलून गीली हो जाती है जिसकी, उस चीन का शेयर आपको बता देता हूं, 31%। 31% ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का अगर चीन का शेयर उसमें आप देखेंगे तो 31% है और भारत का 2.8%। तुलना करिए, तुलना करिए।
कितना पीछे, कितने साल पीछे आप हैं उसको छोड़ दीजिए आप। वियतनाम, वियतनाम इतना बड़ा है, वियतनाम का हम लोग नाम लेते हैं तो अभी अभी वियतनाम में शायद एक मामला, वो आग लगी थी तो चर्चा में आया था या कुछ ऐसा हुआ था, तो लोगों ने कहा वियतनाम को भारत मदद कर सकता है। अरे भाई साहब, पहले अपना हालत देखो, बेल्ट लगाओ, पतलून सर की जा रही भाई, अपना नहीं देख रहे हो। वियतनाम, वियतनाम हमसे, जो ये रेडीमेड गारमेंट वगैरह है, आप जाइए, जो लोग शॉपिंग रेगुलर करते हैं पैसे वाले, उनसे पूछिए, वियतनाम में जो भी ब्रांड का एक्सक्लूसिव प्रीमियम होता है ना प्रोडक्ट, सब वियतनाम में बनता है। वियतनाम बहुत बड़ा वो है, इतना बड़ा देश, उससे तुलना नहीं है। अब बताओ आप, हम इतना बता दिए, अब इससे ज्यादा क्या बताऊं? इससे ज्यादा बताएंगे तो बहुत सारा डेटा मेरे पास है, मैं पूरा कुंडली ले बैठ गया हूं। हमारे यहाँ चलता है ग्लोबल हब बनेंगे मैन्युफैक्चरिंग का। आज राहुल गांधी बीएमडब्ल्यू के यूनिट में गए, मैं वहां से भारत के मैन्युफैक्चरिंग की हकीकत देखना चाहता हूं और आपको दिखाना चाहता हूं, और कार में डंका बजा रहे नरेंद्र मोदी को आईना दिखाना चाहता हूं। हेमंत भाई, अब बताइए, बिना इन आंकड़ों के अधूरा था कार्यक्रम। नहीं आशीष भाई, देखिए आंकड़े तो महत्वपूर्ण है ही। असली बात क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग की एक तो समझ होना, केवल मेक इन इंडिया कह देने से समझ नहीं हो जाती है। ये नारे कार्यक्रम पहले थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय से भी सारे कार्यक्रम थे, लेकिन चाइना की जब आपने बात की कि 31% प्लस मैन्युफैक्चरिंग है, तो चाइना वर्ल्ड की मैन्युफैक्चरिंग हब है। और आज की ताजा खबर यह है कि भारत का जो चाइना के साथ जो व्यापार घाटा था वो 10% तक पहुंच गया है, बढ़ गया है इसी साल के अंदर। तो भारत को तो मैन्युफैक्चरिंग की जरूरत ही नहीं ना, भारत तो जो कुछ ही है सारा चाइना से खरीद लाते हैं। $100 बिलियन प्लस का जो व्यापार घाटा हो गया। तो बेसिकली क्या है कि उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए जो इकोसिस्टम चाहिए, जो सारी चीजें चाहिए, उस पर कोई ध्यान है नहीं किसी का। यहां तो जो कुछ है वो अडानी को दे दो, अंबानी को दे दो, कुछ बच जाए तो कुछ छोटा मोटा और कर लो। आज के आपने संसद की कार्रवाई नहीं देखी। संसद की कार्रवाई के अंदर आज बाकायदा केरल के सांसद वेणुगोपाल ने वहां बड़ी संसद में कहा कि केरला के जो हाईवेज का सत्यानाश हो रहा है उसका सबसे बड़ा कारण है कि मोदी के जो प्रिय उद्योगपति हैं उनको सड़कों के टेंडर दिए जा रहे हैं, और ये जो कुछ गड़बड़े हो रही है हाईवेज के अंदर वो पर्यावरण की नहीं है, वो मैन्युफैक्चरिंग की प्रॉब्लम है। और 45 करोड़ रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से तक की भी दाम दिए जा रहे हैं। तो ये तो आपके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। सब कुछ मोनोपलाइज करने की तरफ सरकार जो है जिस तरीके से, और अडानी और अंबानी का वर्थ तो देखो कितना बड़ा, मैं हर बात कार्यक्रम में बताता हूं आपको। लेकिन सवाल यह है कि उनका कोई एक प्रोडक्ट का नाम मुझे बता दीजिए पूरी दुनिया में कि उनका ये प्रोडक्ट सुपर हिट है दुनिया के अंदर। कोई प्रोडक्ट नहीं है। अडानी का तो कुछ भी नहीं है। तो सिंपल क्या है कि मोनोपलाइज करो चीजों को, सरकारी चीजें और थ्रो अवे प्राइसेस पे खरीदो, हेयर कट पे खरीदो, और उसके बाद अपना वर्थ बढ़ाते चले जाओ। तो ये कभी भी आपको लगता है ये मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने के कोई आसार है? कंसेप्चुअली यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि इस सरकार को नहीं पता कि मैन्युफैक्चरिंग कैसे बढ़ेगी, उसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, उसके लिए क्या क्या पॉलिसी चेंजेस करने पड़ेंगे, क्या क्या टैक्स रिलीफ देने पड़ेंगे, क्या क्या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना पड़ेगा। कह देना बहुत आसान है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करके देख लीजिए, पता लग जाएगा। तो लफाजी एक चीज है और कंक्रीट स्टेप्स उठा करके उसके ऊपर क्रियान्वयन करना वो दूसरी बात है। बीएमडब्ल्यू का बार बार जिक्र आ रहा है, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम में, ये आपको ध्यान हो 29 मार्च 2007 से ये जो चेन्नई वाला प्लांट मैंने बताया ये तब से शुरू हुआ था। वो यहाँ पर असेंबल भी करते हैं, इंजन भी बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं। तो ये है कंसेप्ट, चाहे ज्वाइंट वेंचर में करो आप, चाहे सिंगल उसमें करो, ओवरऑल जॉब तो इंडिया को ही मिलेंगे ना। अगर कारें एक्सपोर्ट होंगी तो हमारा ही रेवेन्यू बढ़ेगा ना, टैक्सेशन, एक्साइज, कस्टम सब हमारा ही बढ़ेगा ना। लेकिन उसके लिए दिमाग में कुछ होना तो चाहिए। जब आपका पूरा फोकस ही डंका बजाने पे है, आप ये बताइए ना कि जब ये आप राफेल खरीद रहे थे, 126 राफेल में से 18 ही तो लेके आए थे फ्लाईओवर में, 108 तो यहां बनने थे, टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर होनी थी, होगी क्या? 108 जो एचएल में बनने थे वो सारा रद्द, और उनको कह दिया 36 बड़े बनाए दे दो, हमें बात खत्म। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात कर रहे हो, सोर्स कोड तो दे ही नहीं रहा है। वही मैं कह रहा हूं, तो उसके लिए समझ होनी चाहिए ना भाई, उसके लिए कोई समझ तो हो, चीज पता तो लो कि डिफेंस मार्केट क्या है, डिफेंस एक्विजिशन कैसे होते हैं। 126 का ऑर्डर आपने यूनिलेटरली वहां जाकर के, बिना कोई किसी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की मीटिंग नहीं, कुछ नहीं, कैबिनेट से कुछ नहीं,
126 का कैंसिल, 36 ले लेंगे फ्लाई अवे कंडीशन में, कर लीजिए आप क्या करेंगे। तो आपका मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान ही नहीं है। मेक इन इंडिया कहां हुआ, ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कहां हुआ? वरना HAL आज भी Su-30 MKI बना नहीं रहा, सारे असेंबल हमारे यहाँ होते हैं। रशिया के साथ ज्वाइंट कोलेबोरेशन हमारा है, ब्रह्मोस हमारे यहाँ बनी। तो ऐसा थोड़ी है कि हमारे यहाँ स्कोप नहीं है, हमारे यहाँ विजन नहीं है तो केवल लफाजी है, झूठ है और पमेलियन मीडिया है, कुछ भी करवा लो। जब पुतिन आए थे उससे पहले क्या शोर चला था, S-400 S-500 लेंगे, ठीक, S-500 लेंगे इस बार, ऑपरेशन सिंदूर में बहुत शानदार ये हुआ। Su-57 लेंगे। पुतिन जब चले गए उसके बाद से तब आड़े से लेकर जाने तक आज तक इन दोनों चीजों का नाम सुना आपने कभी किसी पमेरियन चैनल पे? खत्म। वो आए, माहौल बनाना था, वो चले गए, बात दबानी थी। आज की तारीख में हमारे मीडिया का काम खबर बताना नहीं है, मैं फिर एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन कह रहा हूं, खबर दबाना है। खबर दबाने के पैसे लेते हैं, इस बात को समझना पड़ेगा। और जो मैन्युफैक्चरिंग की बात है उसके लिए आपको विजनरी लीडर्स चाहिए। निर्मला सीतारमण जैसे अनर्थ शास्त्री नहीं चाहिए। उससे अच्छा तो उनके पतिदेव हैं जो सुबह से शाम तक देश को एक से एक बेहतरीन चीज और बेहतर दिशा और दशा बताते हैं। वो पद पे बैठकर भी कुछ नहीं करते। हालत यहां खड़ी हुई है। तो ये गाड़ियों में बैठते रहिए, लिफ्ट मांगते रहिए, लिफ्ट देते रहिए, इससे केवल पुअर ऑप्टिक्स तो क्रिएट होती है, लेकिन दुनिया के नेता हमारे बारे में क्या सोचते होंगे, ये सवाल भी मैं दर्शकों को छोड़ता हूं। इतना विडंबना देश की देखिए कि सार्थक मुद्दों पर तथ्यात्मक चर्चा के बजाय सिर्फ कार का दरवाजा खुला, बैठे डंका बजा, ये बातें हो रही हैं। तथ्यों के साथ सार्थक बात हो। मैन्युफैक्चरिंग की बात मैं करता हूं, मैन्युफैक्चरिंग में भारत ने बहुत तरक्की की है 2014 से, लेकिन सिर्फ एक चीज की मैन्युफैक्चरिंग है, झूठ की मैन्युफैक्चरिंग। झूठ 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 की मैन्युफैक्चरिंग में, और वहां पर झूठ की मैन्युफैक्चरिंग का जो यूनिट है उनका, उसमें रोजगार भी खूब लगा है, गुणवत्ता वाला रोजगार, मतलब क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट वहां पर हुआ है। 1.5 रुपए में वहां पर काम पे लगे हुए हैं लोग। सोचिए आप, 1.5 रुपए में लगे हैं। एक पूरे देश में बड़े पैमाने पर एक ऐसी मशीनरी शुरू हुई, मतलब एक ऐसा मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुआ है जिसमें कुछ नहीं लगना है। ऐसी मैन्युफैक्चरिंग जिसमें विदेशी मोबाइल का इस्तेमाल होता है, देसी हाथ होता है और विदेशी मोबाइल होता है। दन 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 झूठ, छापो भेजो, छापो भेजो, छापो भेजो। वहां भी पूरी तरह स्वदेशी नहीं है, वहां भी विदेशी तकनीकी और विदेशी मोबाइलों के भरोसे बैठे हैं। बहुत लोग कहेंगे, राहुल ने कई बार ये बात कहा कि आपके हाथ में जो मोबाइल है वो विदेशी है, चाइनीज है, तो बहुत फिर वही वही जो झूठ वाली मैन्युफैक्चरिंग है तुरंत आता है। ये डेटा देखिए, भारत में मोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग, भारत में मोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग होता है या भारत में मोबाइल की असेंबलिंग होती है, जरा इसको भी समझने की जरूरत है। हम असेंबलिंग का अड्डा बनते जा रहे हैं, जो भी है वो असेंबलिंग के ही नाम पर है। मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग में बहुत फर्क है। मैन्युफैक्चरिंग में होते तो इतना, दुनिया का सबसे बड़ा देश है भाई, क्षेत्रफल छोड़ दो, आबादी में दुनिया का सबसे बड़ा देश, और टोटल मैन्युफैक्चरिंग में 2.87%। और इसीलिए मैंने जहां शुरू किया था वहीं खत्म करता हूं कि साहेब, खुदा के पास जाना है और न हाथी है न घोड़ा है, पैदल ही जाना है। वहां न क्राउन प्रिंस कार में बैठा के ले जाएगा और न पुतिन लिफ्ट देगा वहां जाने की। वहां लिफ्ट नहीं मिलेगा, पुतिन नहीं लिफ्ट देगा, न ट्रंप लिफ्ट देगा। कौन देगा भैया? अब हम कह रहे खुदा तो हो सकता है गुस्सा हो जाए, भगवान के पास तो जाओगे नहीं। मान लो खुदा के पास नहीं जाओगे, आप भगवान के पास जाओगे, तो कैसे जाओगे? इसलिए झूठ नहीं बोलो, झूठ अरे नहीं वो बोलो। नॉन बायोलॉजिकल है, आप फिर भूल जाते हैं। वो तो खुदा के पास, भगवान के पास तो मुझे और आपको जाना है, वो खुद ही भगवान है, तो बात ही खत्म कीजिए ना। राम की उंगली पकड़ के चला रहे थे वहां पे मंदिर के अंदर, देखे नहीं आपने? पूरे अयोध्या अटा पड़ा था उनसे। छोटे से राम थे और मोदी जी उनकी उंगली पकड़ के चल रहे थे, पर उनको उंगली पकड़ा के चला रहे थे। तो वो नॉन बायोलॉजिकल है भाई, उनके ऊपर ये चीजें लागू नहीं होती। ये मेरे और आप जैसे जो लेसर मॉर्टल्स हैं उनके लिए ये चीजें। राम तो दशरथ की भी उंगली पकड़े होंगे, लेकिन दशरथ को भी जाना पड़ा था। राम दशरथ की भी उंगली, इनकी तो मतलब फोटो में पकड़े हैं, दशरथ की तो, दशरथ पिता थे
और वो जो है अपने पितृ के भक्ति के लिए और पिता की आज्ञा के लिए तो राम के आदर्श माने जाते हैं। तो जिनका उंगली जिनकी उन्होंने पकड़ी थी अपने पिता की, उन पिता को भी परम पिता के पास जाना पड़ा था, यह सत्य है। तो ये अविनाशी कैमरा बोल करके अविनाशी नहीं बन जाता है कोई, तो बस ध्यान रखिएगा। हम तो बहुत सारी कहानियां, हम लोग तो भाई हिंदू की बात करते तो बहुत कहानियां सुनते हैं कि ऊपर जाने पे कड़ाहा होता है, तो क्या क्या होता है, कड़ाहे में कैसे इंसाफ होता है, पाप पुण्य का कैसे आकलन होता है। तो हम लोग तो सुनते हैं, पता नहीं आप हमसे ज्यादा जानते होंगे धर्म के बारे में। तो थोड़ा सा इसलिए ये जुबान पे थोड़ा सा सत्य सत्य लाइए, सत्य वचन। इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।